नमस्कार, मैं रविश कुमार। कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे में मरने वालों की संख्या 25 के आसपास हो गई है। गुरुवार दोपहर ग्रेटर बड़ा बाजार के गणेश टॉकीज क्रॉसिंग के पास ये पुल गिर गया। 6 साल में भी यह फ्लाईओवर पूरा नहीं हो सका। इसे कायदे से 2012 में ही बन जाना चाहिए था। जिस बड़ा बाजार में यह फ्लाईओवर बन रहा है वहां आम दिनों में पांव रखने की जगह नहीं होती है। सीसीटीवी फुटेज से आप देख सकते हैं कि एक पुल का गिरना कितना आसान है। मुश्किल है तो यह जानना कि क्यों गिरा। कहीं इस तरह से कोई पुल गिरता भी है। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि इस पुल के नीचे कोई ट्रक न घुसे इसलिए बैरिकेड लगा है। महीना भर पहले 2 बार ट्रक बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस आया। ये उन्हीं की दी हुई तस्वीर है। एक ट्रक तो 15-20 फुट तक अंदर आ गया और एक खंबे से टकरा गया। खंबा क्षतिग्रस्त भी हुआ। उसी जगह पर ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट भी था जो अब हादसे में ढह गया है। तो क्या कंपनी और प्रशासन को यह नजर नहीं आया कि पुल गिर सकता है, खंबा क्षतिग्रस्त हुआ है? स्थानीय नागरिक ने बताया कि जहां पर पुल गिरा है वहां एक अजीब सा मोड़ बनता है। देखकर लगता है कि डिजाइन सही नहीं है, इसलिए जरूरी है कि विश्वसनीय तरीके से पता लगाया जाए कि पुल फ्लाईओवर किन कारणों से गिरा। एक्ट ऑफ ठेकेदार की वजह से गिरा या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। बचाव दल ने तो कह दिया है कि 25 लोग मरे हैं, लेकिन मरने वाला कौन था? जो मरा है अब उसके परिवार का क्या होगा? संजय मल्होत्रा, तपन दत्ता, आशा जोशी, एडी रमजानी, गजेंद्र सेठिया, निर्मल कुमार, सोनिया यादव, सुनील विश्वकर्मा, रंजीत सहाय, ये चंद नाम हैं उन लोगों के जो पुल के नीचे दबकर मर गए। कोलकाता के अखबार सनमार्ग में महादेव वधक के बारे में छपा है। महादेव बड़ा बाजार की एक कंपनी में कैशियर थे। सुबह कैश लेने के लिए निकले ही थे कि पुल गिर गया ऊपर से। हावड़ा के जगाछा थाना के बागसाड़ा इलाके के रहने वाले थे। उनके घर का इंतजाम कौन देखेगा? इसके लिए कोई एक्ट ऑफ गॉड होता भी है। कानूनी भाषा है एक्ट ऑफ गॉड, लेकिन हम भूल गए हैं कि कब, क्या और कैसे बोलना है। कोलकाता के अखबारों के अनुसार मरने वालों में 3 रिक्शा चालक भी हैं। कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शबाना बानो अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए घर से निकली थी, पुल के नीचे दब गईं। आखिरी वक्त में 2 बार घर फोन भी किया कि बचा लो। शुक्रवार सुबह उनका शव किसी तरह बाहर निकाला गया। बड़ा बाजार से कोलकाता नगर निगम और राज्य सरकार को खूब राजस्व मिलता है, लेकिन जब आप यहां आएंगे तो लगेगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहां कोई सरकार आई ही नहीं। आमतौर पर ऐसे पारंपरिक बाजारों का देश भर में यही हाल होता है, लेकिन वहां और भयंकर स्थिति है। इस बाजार में हर दल का दफ्तर मिलेगा और झंडा दिखेगा। हर जगह की तरह व्यापारिक वर्ग का हर दल में ऊपर तक संपर्क है, यहाँ के भी, मगर वे अपने ही मार्केट का हाल कभी ठीक नहीं करा पाते हैं। इस पुल का बनना और गिरना दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था की नाकामी का जीता जागता प्रमाण है। यह पुल वार्ड नंबर 23, 24 और 25 के हिस्से में आता है। 23 नंबर वार्ड से बीजेपी के पार्षद हैं। 24 और 25 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद हैं। विधायक और सांसद दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का घर ठीक 100 मीटर की दूरी पर है जहां यह फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा है। उन्हीं के घर के नाम पर विधानसभा का नाम है जोड़ा सांको। वहां से तृणमूल की विधायक हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि इनके एक रिश्तेदार के पास पुल निर्माण के लिए लेबर और मटेरियल सप्लाई करने का ठेका है। यह पुल राज्य सरकार की निगरानी में जवाहरलाल अर्बन मिशन के तहत बन रहा था। उत्तर कोलकाता के तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार से पुल की डिजाइन की शिकायत की थी, लेकिन तब तक 60% हिस्सा बन गया था। शिलान्यास हुआ था इसका 2001 में, काम शुरू हुआ 2008 में और 2016 में भी पूरा नहीं हुआ बल्कि गिर ही गया। 60 मीटर लंबा हिस्सा गिरा है जिसका वजन 140 टन बताया जा रहा है। तो सोचिए इस मलबे को हटाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। रात भर लोग जुटे रहे, सेना के जवान, एनडीआरएफ, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी निगम, कोलकाता नगर निगम के इंजीनियर सहित लगभग बताया गया है कि 5000 लोग जुटे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सीपीएम पर आरोप लगा रहे हैं, सीपीएम वाले तृणमूल पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक से जांच हो जाए तो पता चलेगा कि पुल बनाने वाली कंपनी के सबसे रिश्ते निकल आएंगे, सारी पार्टियों के। 2011 से 2016 तक तृणमूल 5 साल तक तृणमूल की सरकार रही है। कोई साफ साफ क्यों नहीं बताता कि यह पुल क्यों नहीं बना और क्यों नहीं खतरे की आशंका के बारे में सुना गया, जबकि उसके ही सांसद चेतावनी दे रहे थे। अपने ही सांसद की बात सरकार सुन सकती थी।
अब आप इस फ्लाईओवर को मैं आपको ठीक से दिखाना चाहता हूं। ये बन भी जाता तो किसी कहर से कम नहीं होता। फ्लाईओवर ने तमाम शहरों को बदसूरत कर दिया है। ये फ्लाईओवर जिस तरह से गुजर रहा है वो सटीक उदाहरण है ये समझने का कि हम अपने शहरों के साथ क्या कर रहे हैं। किसी सूखे नाले की तरह दोनों तरफ से दूर कहीं मकानों से सटा हुआ ये फ्लाईओवर बहता हुआ चला आ रहा है। ऐसा नजर आता है बदरंग, बेनूर और बेढंग। डिजाइन देखकर लगता है कि भारत में इंजीनियरिंग और डिजाइन की पढ़ाई बंद हो गई है। ना समझ ना कल्पना दिखती है। मैं तकनीकी जानकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी देख के ऐसा लगता है। इस पुल को बनाने से पहले यह तक नहीं सोचा गया कि आसपास के मकानों और लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सारे मकान यहाँ के 60 से 70 साल पुराने हैं। इनके बीच से 2 किलोमीटर से भी लंबा पुल गुजरने का ख्याल किस महान वैज्ञानिक का रहा होगा, किस नेता ने दबाव दिया होगा, उनसे पूछा जाना चाहिए। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। पुल यहाँ के मकानों को छूकर गुजर रहा है। एक पड़ोसी ने भेजी है वहां से, इतना करीब से कि आप स्केल से, स्कूल ले जाने वाले स्केल से अपनी खिड़की और पुल के बीच की दूरी को नाप सकते हैं। 1 फुट का भी अंतर नहीं है। कोई इंजीनियरिंग फेल होगा तब भी ऐसी डिजाइन नहीं बनाना चाहेगा। कम से कम 5 से 6 फुट का अंतर तो रखना ही चाहिए। यहाँ के मकानों के इतने करीब से गुजर रहा है ये फ्लाईओवर कि खिड़कियां भी नहीं खुल सकती हैं। आप लोगों के घरों के छड़ों को देख रहे हैं जिनसे टकराकर खिड़की का पल्ला रुक गया है। अब आप बताइए कि ये पुल बन जाता तो क्या यहाँ के मकानों पर क्या क्या असर पड़ता। पुल के कंपन से ही मकानों पर क्या पता उनमें दरारें पड़ जाती। दुनिया के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसी डिजाइन पढ़ाई जाती होगी कि घर की खिड़की से सटाकर पुल या हाईवे बना दो। क्या यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है? क्या यह सिर्फ कोलकाता में हो सकता है या और भी जगहों पर हुआ है तो क्या उसके नाम पर यह होता रहेगा? पुल नहीं भी गिरता तो देख के ऐसा लगता है कि बनने के बाद इस पुल से सटे मकान ही इसके ऊपर गिर जाते। स्थानीय लोगों ने मुकदमा भी किया हुआ है। वामपंथ से लेकर तृणमूल सरकार को इसकी विचित्र और खतरनाक डिजाइन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह फ्लाईओवर कोलकाता के किस कोने या किनारे में नहीं बन रहा है, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण जगह है। आसपास अस्पताल हैं, कोचिंग संस्थान है, फल और फूल की मंडी है। पुश्ता में इसे खत्म होना था, जहां काफी बड़ा गोदाम है। यहाँ वहां के लोगों का भी एक इम्तिहान है कि वे कैसे संगठित होकर अपनी ये लड़ाई लड़ते हैं। दरअसल लोगों ने तो अपनी लड़ाई लड़ी है और मगर व्यवस्थाएं उन्हें हरा देती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार दोपहर से लेकर रात कि 1 बजे तक घटनास्थल पर बैठकर बचाव कार्य की निगरानी करती रहीं। तमाम अफसर भी वहीं बैठे रहे सड़क पर। घटना के बाद की नजर से देखें तो सराहनीय है कि मुख्यमंत्री वहां सड़क पर बैठकर काम देख रही हैं। लेकिन यही सक्रियता पुल गिरने से पहले वो इससे जुड़ी शिकायतों के प्रति दिखाती तो शायद ये नौबत नहीं आती और हादसा नहीं होता। क्या ममता बनर्जी या पुल बनाने वाला विभाग इसके डिजाइन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था? उन्होंने तो वादा किया था कि पुल जल्दी बनेगा, लेकिन क्या उन्होंने ध्यान दिया कि पुल को लेकर उनके ही सांसद और स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं? अब आते हैं कंपनी जी पर। इनका नाम है IVRCL। कंपनी जी का मुख्यालय है हैदराबाद में। इनके पास 3000 से अधिक इंजीनियरों का बेड़ा है। इतनी बड़ी फौज है इंजीनियरों की। कंपनी ने अपनी साइट पर लिखा है कि ये JNNURM का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट में से एक है। ये जो पुल है पूरी तरह से स्टील का इसका ढांचा होना है। 25 साल पुरानी यह कंपनी है जिसके पास ये ठेका है और कई तरह के कारोबार करती है। जल और पर्यावरण, सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, बिजली की सप्लाई, माइनिंग, मेंटेनेंस सहित कई तरह के कारोबार है। इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE में भी ये कंपनी लिस्टेड है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक में इस कंपनी के पास ठेके हैं। पुल क्यों गिरा इसकी जांच शुरू हो गई है और ठीक कारण का पता भी लगना चाहिए। कोलकाता की पुलिस हैदराबाद पहुंच गई है। इतने बड़े कारोबार से जुड़े रहने के बाद भी हादसे के बाद इस कंपनी का बयान आता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। पुल के गिरने से खुद गॉड का मंदिर ध्वस्त हो गया है। गॉड तो नहीं मगर गॉडेस काली के मंदिर का बरामदा गिर गया है इस नामुराद पुल के गिरने से। ये भगवान की मर्जी है। अब तक हमने 27 सालों में कई ब्रिज बनाए हैं, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। हम भी सदमे में हैं और हम पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी के इस बयान की इंसानों की दुनिया में काफी आलोचना हुई। गॉड की तरफ से अपने एक्ट पर कोई सफाई नहीं आई, मगर गॉड को इस एक्ट में लपेटने वाली कंपनी ने हैदराबाद में शुक्रवार को आकर सफाई दी कि उनके कहने का क्या मकसद है और एक साजिश की थ्योरी भी उन्होंने पेश किया कि धमाका हुआ हो, यह भी हो सकता है क्योंकि वहां आसपास काफी शीशे टूटे हैं। 59 स्लैब्स को उसी मटेरियल से बनाया गया जिससे उस स्लैब को बनाया गया जो गिरा। हमें नहीं पता क्यों हादसा हुआ।
कंपनी को इस पुल को बनाने के लिए पहली डेडलाइन 18 महीने की दी गई। उसके बाद 67 महीने गुजर गए। IVRCL कंपनी जहां देरी के लिए कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को समय पर जगह नहीं देने का जिम्मेदार ठहराती है, वहीं मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का आरोप है कि कंपनी बहुत धीरे काम कर रही है। लेकिन क्या अभी आरोप क्या, यह समझना जरूरी है। आरोप यह नहीं है इस वक्त ये पुल बनने में इतना समय क्यों लगा। आरोप यह है कि पुल का 60 मीटर का हिस्सा कैसे गिर गया, वो भी नया वाला हिस्सा जो अभी हाल फिलहाल में बना था। फिर भी देरी होने के कुछ ज्ञात कारण इस तरह से हैं कि दरअसल 2002 में हैदराबाद नेशनल गेम्स के लिए स्पोर्ट्स विलेज बनाने वाली IVRCL कर्जों और नुकसान से बुरी तरह घिर गई है। कंपनी पर कई सैकड़ों करोड़ का कर्ज है। 2015 दिसंबर में इसका घाटा करीब 2000 करोड़ का बताया गया था। इस तरह की खबरें हैं मीडिया में। कंपनी पुल के निर्माण की लागत बढ़वाना चाहती थी। किसका दावा सही है, किसका गलत है, यह मुश्किल है, लेकिन 25 लोगों की जान गंवानी पड़ी है, यह तथ्य है। कोलकाता में कई लोगों से पूछताछ हुई है और हैदराबाद भी पुलिस गई है। अब यह है कि क्या फ्लाईओवर इतने जरूरी हैं कि हम कहीं भी कैसे भी बना देते हैं। देश भर में फ्लाईओवर को देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से फ्लाईओवर मिलेंगे जो ढंग के भी बने हैं और जो बेढंग भी हैं। छोटे शहरों में कुछ फ्लाईओवरों को देखकर तो जी ही घबरा जाता है। हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। नेता लोग भी लोगों को आश्वस्त करने के लिए फ्लाईओवर की आधारशिला रख देते हैं। दिल्ली में जहां 10-15 सालों में 100 के करीब फ्लाईओवर तो बने ही होंगे। यहां पर इस शहर के अनुभव से बता सकता हूं कि कुछ फ्लाईओवर तो कामयाब लगते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्लाईओवर के बनने के बाद भी जाम की समस्या समाप्त नहीं हुई है। मुंबई में भी 50 फ्लाईओवर बनाने की बात कही जाती है। नितिन गडकरी की तो एक समय छवि ही थी कि उन्होंने दनादन फ्लाईओवर बनवाने शुरू किए थे, बल्कि अगुआ के रूप में वही जाने जाते हैं। बेंगलुरु में 40 फ्लाईओवर बन गए हैं। चेन्नई में भी खूब फ्लाईओवर बने हैं। आए दिन अखबारों में फ्लाईओवरों के शिलान्यास और उद्घाटन की तस्वीरें आप देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि जिस मकसद से बनाया जाता है उस मकसद में ये फ्लाईओवर कामयाब हैं या नहीं? इन पे आसपास की सामाजिक व्यवस्था और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको लगता है कि फ्लाईओवर आने के बाद से ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है? मेरे खुद के अनुभव में 2-3 तरह की बातें हैं। सराय काले खां, जहाँ से दिल्ली का जो इलाका है, जहाँ से कई बार काफ़ी गुजरता हूँ, एम्स के पास, वहाँ तो जाम से कोई मुक्ति दिखती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहाँ जाम से आराम है। तो हम बात करेंगे। पवन गुप्ता जी हमारे साथ, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम प्लानिंग सेंटर ISPC के आप प्रेसिडेंट हैं। आपकी संस्था कस्बाई इलाकों में भी ट्रैफिक की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या और उसके समाधान पर काम करती है, महानगरों में भी। और माधव पाई साहब हैं, मुंबई से डायरेक्टर हैं आप वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, WRI सिटीज़, मुंबई से हैं आप। माधव साहब, मैं अगर आप इस पुल की तस्वीरें आपने देखी हों और फौरी तौर पर अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि देख के आपको लगता है कि ये डिज़ाइन का कमाल है हमारे इंजीनियरिंग का, या दुस्साहस आपको लगता है कि ऐसी जगहों से जहां से पुल नहीं गुजरना चाहिए हम फ्लाईओवर बना देते हैं और बनाते भी हैं, तो क्या 1 फुट या 1 बित्ते की दूरी पर इतना करीब हम फ्लाईओवर बना सकते हैं क्या? नहीं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन पे तो मैं बात नहीं करूँगा, पर प्लानिंग में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। मतलब ये फ्लाईओवर उन लोगों के लिए होता था जो लोग वहाँ रहते नहीं हैं। पर आप वो एरिया को देखें तो वहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार फैमिलीज़ रहती होंगी। उनकी तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी ये फ्लाईओवर के बाद। फ्लाईओवर के नीचे जो नॉइज़ लेवल्स होंगे, पोल्यूशन होगा, तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ये ख़राब सोल्यूशन है। और मुंबई में भी आप देखेंगे जैसे ये भेंडी बाज़ार का जो फ्लाईओवर है, अभी वो फ्लाईओवर बना है, तो फ्लाईओवर में अभी 2 व्हीलर्स भी बैन करे। आप मुंबई का सिचुएशन देखेंगे तो मुंबई में सिर्फ 3% लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। और ये पब्लिक मनी लेके हमने इतना बड़ा 4-5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाया। इसके वजह से सारा जो भेंडी बाज़ार का एरिया है, मुंबई का काफ़ी हिस्टोरिक एरिया है, वो तो बुरी तरह से, मतलब वहाँ पे भी रहना मुश्किल ही हो गया है। सारे लोग शिफ्ट हो गए। और फिर थोड़े दिनों में उस पर हमने 2 व्हीलर भी बैन करे। अभी 2 व्हीलर 7% लोग 2 व्हीलर यूज़ करते हैं। तो हम ये पब्लिक मनी यूज़ करके हम एक फैसिलिटी बना रहे हैं जो माइनॉरिटी यूज़ करती है। तो ये फ्लाईओवर्स ट्रैफिक के लिए सोल्यूशन है ही नहीं। शहरों के अंदर ये इट इज़ लाइक अ बैंडेड, एक जगह पे लगा दिया तो ट्रैफिक और कहीं निकलता है। और नितिन गडकरी जी खुद बोलते हैं कि हमने 55 फ्लाईओवर बनाए थे, हमको लगा था कि मुंबई का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर और ये पब्लिकली अभी वो एक्नॉलेज करते हैं कि पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, ट्रैफिक सिर्फ बढ़ता गया। ये प्रॉब्लम है। प्राइवेट गाड़ियाँ जो है, प्राइवेट व्हीकल्स को हम शहर में अगर इम्पोर्टेंस दे, बढ़ावा दे, तो वो और बढ़ेंगी। आई थिंक शहरों में
बसेस को प्रायोरिटी देनी है, वॉकिंग साइकिलिंग को प्रायोरिटी देनी है, और खासकर इन नेबरहुड्स में जहाँ पे ये फैमिलीज रहती है, इतनी डेंस नेबरहुड्स में जहाँ फैमिलीज रहती हैं, लोग 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तो जाते नहीं हैं। और फिर भाई साहब, आप मुंबई के अनुभव से आप बता रहे हैं और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री को भी आप उनका बयान आप कोट कर रहे हैं। मेरे पास उनकी प्रतिक्रिया तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 50-55 फ्लाईओवर बनने के बाद भी ट्रैफिक का कोई समाधान नहीं हुआ। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ कंजेशन है, इसके ऊपर से अगर हम फ्लाईओवर बना दें तो एक तरफ की ट्रैफिक जल्दी निकल के पहुँच जाएगी, दूसरी दिशा की जो ट्रैफिक है वो नीचे से गुजर जाएगी। तो एक तरह से जो चौराहा है उनका एक बंटवारा हो जाता है ऊपर और नीचे, तो कुछ आसानी तो होती होगी। पर आसानी लिमिटेड टाइम तक होती है। देखो, हमारे शहरों में गाड़ियों की संख्या बढ़नी है, और अगर शहरों के अंदर मतलब अभी 3% दिल्ली में भी 10% से कम लोग गाड़ियां यूज़ करते हैं। तो गाड़ियों के लिए अगर आज मैं एक शहर में आता हूँ, दिल्ली में आता हूँ, तो जिस रेट पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो मेरे को लगता है, और चलना तो बिल्कुल मुश्किल है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपना ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मेरे को गाड़ी खरीदनी जरूरी है। और ये जो है, ये माइंडसेट ही चेंज होना है। अगर हम फ्लाईओवर बनाते रहे, रोड बनाते रहे, तो लोग गाड़ियाँ खरीदते रहेंगे और ट्रैफिक जैम कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये सिचुएशन है जब 3% और 5% लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, तो आई थिंक ये कंप्लीट माइंडसेट चेंज चाहिए। आपको लगता है कि में फ्लाईओवर की जो व्यवस्था है, जैसे दिल्ली में मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि कुछ जगहों पे तो लगता है कि फ्लाईओवर बनने के थोड़े समय के बाद वहां जाम वैसे ही है जैसे पहले लगा करता था, लेकिन कुछ जगहों पे आराम है। मतलब पिछले उसके बनने के 2-3 साल तक से तो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि काफ़ी आराम है। 2-3 साल ना, 5-7 सालों में आराम चला जाएगा आपका। और वो सिर्फ आप गाड़ी में, आप अपनी सोच रहे हो, आप गाड़ी में हो, आप अपनी सोच रहे हो, बाकी लोगों की सोचो जो वहाँ पे चलते हैं, साइकिल चलाते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दिल्ली में भी आज 40% लोग बसों में जाते हैं। बसें हम फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं भेजते हैं, बसों को दिल्ली में तो फ्लाईओवर से ऊपर जाती हैं बसें। मुंबई का मुझे मैं नहीं हाँ। पर स्टॉप कहाँ पे है? स्टॉप बस तो अभी किसी को चौराहे पे उतरना है और बस फ्लाईओवर पे जाती है, तो बस कूद तो नहीं सकते। तो उस हिसाब से भी अभी मुंबई में, आप अगर वापस आप बोलो, मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ। मुंबई में BST की बसें 10 साल पहले 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर के एवरेज स्पीड से चलती थी। आज वही बसें 6-7 किलोमीटर के एवरेज स्पीड से चलती है। मुंबई में करीब 25 से 30% लोग बस यूज़ करते हैं। अभी ये 2-3% लोगों की सुविधा करने के लिए हमने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की असुविधा करी है। तो ये जो है, शहरों में रोड्स बड़े अलग तरह से बनाने की ज़रूरत है। हम जिस तरह से शहरों में रोड्स बना रहे हैं, हमने बेसिकली हाईवे जैसे बनाते हैं, वैसे हम शहरों में रोड बना रहे हैं। ये बहुत गलत है। हम बोलते हैं हम इस पे आएंगे कि आप कह रहे हैं कि शहरों में अलग तरह से रोड बनाने की बात है, तो ठीक है, उससे अगर कुछ समाधान की झलक मिल जाए तो आपको लगता है कि आप सहमत हैं कि फ्लाईओवर जो है वो शहरों में, हालांकि इससे लोग, दिल्ली हम लोग जिस जगह से बात कर रहे हैं वहाँ पे तो इतने फ्लाईओवर आए कि लगता है कि अब कोई नीचे है ही नहीं, सब कोई ऊपर ही है। पर इनका कहना है कि एक तो ट्रैफिक का समाधान नहीं हुआ, दूसरा कि बस स्टॉप की दूरी बढ़ गई। पहले जहाँ बस स्टॉप हो सकती थी, अब फ्लाईओवर की वजह से बहुत दूर दूर लोग काफ़ी पैदल चल कर आते हैं बस स्टॉप पे। तो आम आदमी जो है वो विस्थापित हो जाता है एक तरह से शहर के परिवहन व्यवस्था से। हालांकि आम आदमी को इन सब मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जो कार वाला है उसको फर्क पड़ता है। मैंने देखा नहीं कभी राजनेताओं से ये सब सवाल पूछते हुए। फिर भी इसी को अगर हम हिंदू मुस्लिम में लपेट के बता दें तो कैसे समझा सकते हैं, ये भी बताइए जरा सा। हाँ, हिंदू मुस्लिम का इशू सबको समझ में आया। इसके अलावा किसान फोन करते हैं कि हमारा मुद्दा उठा दीजिए, हमको समझ में नहीं आता है कौन उठाएगा। हाँ, देखिए, जो बात चल रही है और सब लोगों की सहमति है इसमें, जो लोग कार में भी जाते हैं उनकी भी इस बात से सहमति है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर बस के लिए हम डेडिकेटेड लेन बनाते हैं तो उससे प्राइवेट कार वालों को भी फायदा होता है कि उनको हिंड्रेंस नहीं मिलती है। जैसे कि हम इनफेमस BRT कॉरिडोर की बात करें तो वहाँ पे अगर हम चौराहों की बात ना करें, चौराहों के बाद में जब चौराहे से रेड लाइट से जब गाड़ी निकल जाती है तो उसको ना साइकिल बीच में आती है ना बस बीच में आती है, वो फुल स्पीड पे चली जाती है। तो कहने की बात ये है कि तीनों तरह का ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा है, अगर कार का है, अभी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके नजरिए में फ्लाईओवर समाधान है या समस्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। फ्लाईओवर
पूरा समाधान नहीं है। पूरा मतलब कितना है? 10% समाधान है? पूरा मतलब कितना? पूरा मतलब ये है कि हमने जो समझा है कि अगर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन करना है, जहाँ पे चौराहे के बाद में चौराहा हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद में आ जाता है, और वहाँ पे अगर हम एक फ्लाईओवर बनाते हैं तो दूसरा चौराहा उसके बहुत ही करीब होता है। जो बेसिक समस्या हमारी दिल्ली में फ्लाईओवर्स की वजह से है, फ्लाईओवर्स ने जो हमारी समस्या को नहीं सुलझाया, वो एक आश्चर्यजनक बात थी लोगों के लिए कि अगर ये फ्लाईओवर नहीं बनते तो कितना जैम होता। वो उस बात के अंदर कोई खास वजन नहीं है, क्योंकि ये फ्लाईओवर बनने के बाद में जैम जो है वो दूसरे तरीके का हो गया। अब क्या होता है कि जब पीक आवर नहीं होता, उस समय तो फ्लाईओवर बहुत अच्छा काम करते हैं। रिंग रोड के ऊपर अगर आप पीक आवर में नहीं जा रहे हैं तो आप फुल स्पीड में चले जाएंगे सारे में, लेकिन जैसे ही आपके 6 बजेंगे उसके बाद में क्या है कि ट्रैफिक जो है रिगड़ना शुरू हो जाता है, चल नहीं पाता। तो वही बात हुई ना जो पाई साहब कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना फ्लाईओवर के काम चल जाता। हमें फ्लाईओवर के साथ में ट्रैफिक लाइट इंटीग्रेट करनी तो पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में ये 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बिना ट्रैफिक लाइट, इतना बेसिक बात को इंटीग्रेट किए, शामिल किए हुए, उसका ख्याल रखे हुए बना दिया गया। हमारे कोर्ट्स ने ये मना किया कि मतलब मैं कह रहा हूं कि उसका कारण क्या होगा? राजनीतिक कारणों का माल बनाने के चक्कर में? ये हमारा माइंडसेट है। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप फ्लाईओवर, एम्स के फ्लाईओवर के बाद में जब इतना बड़ा फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसके बाद में आप किदवाई नगर में दिल्ली हाट के सामने ट्रैफिक लाइट नहीं लगा सकते। मैं कह रहा हूं कि कितनी लोगों का कॉन्फिडेंस है इस बात के ऊपर कि फ्लाईओवर अगर होगा तो ट्रैफिक लाइट नहीं होगी। ये जो माइंडसेट है, तो अब ये बताइए प्रॉब्लम की कि जड़ है। वहां पे जो दिल्ली हाट का उदाहरण दे रहे हैं, तो कहीं तो आदमी उतरेगा हवा में उड़ते हुए, तो दिल्ली से बाहर नहीं चला जाएगा ना सोनीपत, कहीं दिल्ली में ही उतरेगा ना। जिस शहर में हम चले हैं एम्स से मूलचंद तक, तो कहीं उतरेंगे ना, तभी तो मूलचंद पहुंचेंगे। या एम्स से अगर मूलचंद जाना हो तो पहले हम चले जाएं सोनीपत, फिर वहां से दूसरा फ्लाईओवर लेके मूलचंद आएंगे, क्या करेंगे फिर? नहीं, बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर फ्लाईओवर के साथ में ट्रैफिक लाइट भी लगे, हाँ, तो जो हमारा ट्रैफिक फ्लाईओवर का फायदा है वो हमको मिल सकता है, क्योंकि हर जंक्शन के बाद में दूसरा जंक्शन आ जाता है। जैसे ही हम फ्लाईओवर से लैंड करते हैं तो हमारे को दूसरे जंक्शन के लिए लेफ्ट टर्न तो करना जब पड़ता बत्ती है। लगानी है तो नीचे ही बत्ती है, तो फिर फ्लाईओवर की फायदा क्या है? गलत बात है। हम बत्ती लगाने से, यही जो आप कह रहे हैं, यही माइंडसेट है सब लोगों का कि अगर बत्ती लगाई तो फिर फ्लाईओवर बनाने का फायदा क्या है। हमारा मानना यह है कि ना तो खाली बत्ती से काम चलेगा, ना खाली फ्लाईओवर से काम चलेगा। देखिए, पाई साहब ने उदाहरण दिया, माधव जी ने, कि मुंबई में फ्लाईओवर 50-55 बनने के बाद भी जो बसों का जो औसत रफ्तार है बसों की, वो 15 किलोमीटर से घट के 6 किलोमीटर पर आ गई है। एक फ्लाईओवर का उदाहरण दिया कि कितना विचित्र फैसला है कि आप ऑटो रिक्शा को उससे नहीं जाने देंगे, है ना। ये उसी तरह से है कि अभी कई शहर के कई हिस्सों में टू व्हीलर को नहीं जाने देंगे, है ना। तो ये तो टू व्हीलर कौन चलाता है? गरीब आदमी चलाता है ना। तो आपने गरीब आदमी को उठा के विस्थापित कर दिया ना। फ्लाईओवर पे किसका कंट्रोल है? आम आदमी का तो नहीं है। ये तो वही हरकत होगी जैसे आप रिक्शा जो लोग चलाते हैं उनको शहर के किसी एक खास हिस्सा में आप घेरा लगा देते हैं कि आप उससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि शहर आपका सुंदर नहीं लगता, ट्रैफिक स्लो करता है। ये बात यूनिलैटरली हम नहीं कह सकते कि एक आदमी रईस है या एक आदमी गरीब है। हाँ। अब दिल्ली के मुझे पता है कि स्कूटर वाले करोड़पति लोग जाते हैं। दिल्ली के अंदर 50,000 करोड़ रुपए लग गए मेट्रो बनाने में, वो भी आम आदमी के लिए है। ऐसा नहीं है कि खाली फ्लाईओवर। हम फ्लाईओवर में बात कर रहे हैं कि भाई उसका समाधान क्या है। ऐसे देखने से तो पता नहीं चलता। जब हम बात कर रहे हैं तो उसका ये तो होना चाहिए ना कि आपकी नज़र में दिल्ली में फ्लाईओवर ने ट्रैफिक को ठीक किया या नहीं किया? इसका तो सिंपल आंसर है कि पीक आवर में नहीं किया। पीक आवर में नहीं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं दोपहर और सुबह को तो हम कहीं से गुजर जाएं, किसी भी रास्ते से खाली मिलता है, बिल्कुल सही बात तो है। उसके लिए फ्लाईओवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ। बिना फ्लाईओवर के अगर हम ट्रैफिक लाइट लगाएंगे तो सिचुएशन कुछ बेटर होगी।